नमस्कार दोस्तों, हिंदी के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमें ये जानकर बहुत ही अच्छा लग रहा है कि ये वाले जो वीडियोस हैं ट्रांसलेशन वाले, ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो रहे हैं। और हम ये आपसे आशा करेंगे कि इसी प्रकार से आप हिंदी का जो अनुवाद है, अब वो चाहे हिंदी से अंग्रेजी में हो, चाहे अंग्रेजी से हिंदी में हो, मतलब बोथ वेज, इंग्लिश ट्रांसलेशन या हिंदी ट्रांसलेशन, इसके लिए हम आपका पूरा पूरा साथ देंगे। लेकिन आपको भी निरंतर रूप से इसका अभ्यास करना ही होगा। चलिए फिर, तो जैसे अगर हम आगे बढ़ें, आपको पता है कि मैं हमेशा आपको होमवर्क देती हूँ और खुशी है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का आया भी है रिप्लाई। मेरे पास मेल्स भी आई थी, लेकिन अभी भी उतनी मेल्स नहीं आ रही हैं जितनी मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। यानी कि अभी भी आप हिंदी अनुवाद का शायद से उतना अभ्यास नहीं कर रहे हैं। तो ज़रा भाई कमर कस लीजिए, तैयार हो जाइए, क्योंकि जितना आप अनुवाद का अभ्यास करेंगे उतनी ही आपकी जो क्वेरीज हैं वो क्लियर होंगी। अगर आप गलती भी करेंगे तो एटलीस्ट आपको पता होगा जब हम आपके पेपर चेक करेंगे कि कहाँ पे आप गलती कर रहे हैं, कहाँ पे आपको सुधार करने की आवश्यकता है। चलिए, तो फिर भी मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। इसे आज का एक और असाइनमेंट ही लेके चलिए कि यहाँ पर हमने आपको एक छोटा सा पैसेज दिया था कि आपको इसका हिंदी में अनुवाद करना है। अच्छा, अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ जिसका जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्रूशियल थिंग होती है, जिसको स्टूडेंट्स इग्नोर कर जाते हैं। वो बार बार कहते रहते हैं कि हिंदी अनुवाद में हम ये तो चेक कर रहे हैं, या कोई भी अनुवाद हो, कि जो टेंसेज हैं, आपने टेंसेस तो देख लिए कि ठीक है, अगर वहाँ पे विल आया है, शैल आया है, तो वो मतलब भविष्य काल का होगा कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होगा। फिर जो टेंसेस हैं उनसे आपको पता चल जाता है कि वो चीज़ थी, है या होगी, तो उससे तो आप सेंटेंस फॉर्मेशन कर लेते हैं। फिर हमने आपको बीच में बताया था कि वर्तनी की अशुद्धियाँ स्टूडेंट्स बहुत करते हैं, यानी कि स्पेलिंग मिस्टेक्स। तो स्पेलिंग मिस्टेक्स में भी मैंने देखा है कि कमी आई है। स्टूडेंट्स अब स्पेलिंग मिस्टेक्स कम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा, अभी भी जो आप छोटी छोटी गलतियां कर रहे हैं, कि जैसे यहाँ पे छोटी की जगह बड़ी की लिख देते हैं, या बड़ी की जगह छोटी की, क्योंकि ये जो होता है ये तो दो वाक्यों को मिलाने का काम करता है आपका, और ये जो होता है ये संबंध बताता है, जैसे कि राजा की पुत्री, ठीक है ना, देश की बेटी, उस प्रकार से। तो इन दोनों में आपको अंतर पता होना चाहिए, और ऐसे ही बहुत सारे शब्द हैं। तो वर्तनी हो गया, टेंसेस हो गया आपका। लेकिन अब यहाँ पर जो सबसे मेन है वो है वोकेबलरी, कि बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिनका हमें मतलब अगर इंग्लिश में पता है तो उनका हिंदी में पता ही नहीं होता क्या कहते हैं, या हिंदी में पता होते हैं तो अंग्रेजी में नहीं पता होता क्या कहते हैं। तो उसके लिए बस एक ही चीज़ है, प्रैक्टिस, और वो मस्ट है। तो चलिए, अब आपके सामने पैराग्राफ है, इसे दो पार्ट्स में करके हम इसका अनुवाद करेंगे। लेकिन फिर वही चीज़ जो मैं हमेशा कहती हूँ, पहले आपको पॉज करना है वीडियो, फिर क्या कहते हैं कि अपने एंड पे ट्रांसलेशन करनी है, फिर देखना है कि हमारा जो ट्रांसलेशन है उसके साथ कितना मैच कर रहा है। और अगर आपको लगता है कि जैसे एक वर्ड है जिसके लिए आपने कुछ और शब्द लिखा, हमने कुछ और शब्द लिखा, और आपको लगता है कि दोनों में से जो ज़्यादा बेहतर है, जो मतलब कि हिंदी के मतलब उपलक्ष्य में थोड़ा ज़्यादा बेटर रहेगा, आप उस शब्द को चुनिए, उसको याद कीजिए, और आगे उसको मतलब कि अपनी नॉर्मल लाइफ में ना सेंटेंसेस में यूज़ कीजिए। क्योंकि जितना आप चीज़ों को प्रैक्टिकल लेकर जाएंगे उतना वो चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहेंगी। और लिखकर इसका अभ्यास कीजिएगा, क्योंकि कहते हैं ना कि जो चीज़ आप लिखकर अभ्यास करते हैं वो आप लंबे समय तक याद रखते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पैराग्राफ, करंटली देयर आर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप जानते हैं इसके ऊपर बहुत बार आ सकता है आपके पास। व्हेन दे वर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन देयर नंबर वाज 10, बट इन 2002 व्हेन द 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टुक प्लेस the number increased to 11. The 11th fundamental duty is for all the parents of India to provide compulsory primary education to their children who are between 6 to 14 years. अब जैसे आपको लगेगा कि ये तो भाई बहुत ही सिंपल सा है, इसमें टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी अब क्या होता है, जैसे कि फॉर ऑल द पेरेंट्स ऑफ इंडिया, पेरेंट्स को हम लिख देते हैं हमारे माता पिता, लेकिन अगर माता पिता की जगह जैसे भारत के सभी माता पिता, गलत नहीं है कुछ, लेकिन इसकी जगह आप अभिभावक भी लिख सकते हैं, क्योंकि अभिभावक का मतलब सबसे पहले तो माता पिता आता है, या फिर जो व्यक्ति हमारी देख रेख कर रहा हो, मतलब माता पिता के अनुपस्थिति में, उनकी एब्सेंस में। तो इसलिए एक और नया शब्द आपको पता चलेगा। फिर जैसे है फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, उनको आप हिंदी में क्या कहेंगे, और उनकी स्पेलिंग्स, द मेन चीज़ आपको यहाँ पे हर तरीके से ध्यान में रखना है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ये देखिए इसका करंटली यानी कि वर्तमान में, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, करंटली को स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, आधुनिक समय में। तो उसका मतलब होता है इन मॉडर्न टाइम्स। यहाँ पे आपको आधुनिक समय नहीं लिखना है, यहाँ पर आपको लिखना है वर्तमान में, कि जो भी ये वक्त जो है वो चल रहा है। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटीज अर्थात मौलिक कर्तव्य।
तो भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। जब इन्हें संविधान में जोड़ा गया तो इनकी संख्या 10 थी, लेकिन 2002 में जब ये आपका 86वां संविधान, अब यहाँ पर भी आपको एक चीज देखनी है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये 86th है, इसे पूरा पूरा 86 जैसे ऐसे करते हैं ना कि पूरा हिंदी में ही लिखने की कोशिश करते हैं, और बल्कि 86वां वो ऐसे करके लिख देते हैं। और यहाँ पर ठीक है ना, अगर आपकी कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसलिए आपको इतना भी आपको हिंदी में अनुवाद नहीं करना है। वहाँ पर आपसे केवल और केवल इतना कहा गया कि जैसे है 86, तो यहाँ पे TH की जगह आपको वां लगा देना है, या वी, कि जैसे 86वां संविधान संशोधन हुआ तो यहाँ पे वां लगा दीजिए, लेकिन 86 को एज इट इज रहने दीजिए। 2002 को भी आपको हिंदी में नहीं लिखना है, हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं। तो इसलिए कुछ कुछ ऐसे जो फिगर्स हैं उन्हें आप सिंपल फिगर्स में ही लिखिए, उन्हें हिंदी में लिखने की आवश्यकता नहीं है। स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगी तो फालतू में आपके जहाँ पे आपको पूरे मार्क्स मिलने 1 अंक कट जाएगा। तो ऐसी ऐसी जो लापरवाही होती है या सिली मिस्टेक्स होती हैं उनको आपको अवॉइड करना है। आगे देखिए, तो जब ये वाला संशोधन हुआ तो इनकी संख्या बढ़कर 11 हो गई। अब यहाँ पर जैसे 11 उसे आपको हिंदी में लिखना ही पड़ेगा। तो 11 के भी स्पेलिंग्स देख लीजिए कि ग आधा आएगा 11, क्योंकि वैसे हम बोलते हैं 11 तो हम लिख भी 11 ही देते हैं कि ग्य, या और रा, इसकी हिंदी वर्तनी होगी 11। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। फिर भारत के सभी अभिभावकों का 11वां मौलिक कर्तव्य है, 11वां 11th लिखा है ना, ठीक है ना। तो 11th को चलिए मैं कहती हूँ 11वां आप ऐसे ना लिखिए, आप ऐसे भी लिख सकते हैं 11वां को। ये देखिए, अगर आप ऐसे भी लिखेंगे तो कोई आपके नंबर काट नहीं सकता, क्योंकि आपने कुछ गलत नहीं लिखा है। तो इसलिए अगर आपको स्पेलिंग्स में डाउट है तो आप ऐसे भी लिख लीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्योंकि मेन उन्होंने क्या देखना है कि अंग्रेजी की जो चीज़ है उसे आप हिंदी में कितने अच्छे से बोल सकते हैं। तो इसलिए आप 11वां ऐसे भी लिख सकते हैं, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। तो भारत के सभी अभिभावकों का 11वां मौलिक कर्तव्य है कि वे, अब यहाँ पे देखिए कि छोटी की मात्रा आएगी, कि वे अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करें, कि कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन की अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा। अब या तो आप लिख लीजिए प्राथमिक स्तर की शिक्षा या फिर प्राथमिक शिक्षा, दोनों में कोई ऐसा वो नहीं है। और प्राइमरी एजुकेशन ये नहीं कि पहले की शिक्षा, वो चीज़ थोड़ी सी गलत हो जाएगी। तो थोड़ा बहुत बदलाव आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं कि उसका अर्थ का अनर्थ ही हो जाए। तो आई होप कि ये जो चीज़ आपको पता चल गई, 2-3 पॉइंट्स कि जो नंबर्स हैं उन्हें आप डायरेक्टली नंबर में भी लिख सकते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर देखिए, अब जैसे ये था ना 11th फंडामेंटल ड्यूटी, अगर ये 11th है तो आप इसे सिंपल 11 नहीं लिख सकते, आपको 11 के साथ वहाँ लगाना ही पड़ेगा कि 11वां या 11वीं। तो अगर आप सीधा 11 लिख देंगे ना कि अभिभावकों का 11 मौलिक कर्तव्य, वो तो फिर बहुवचन में हो जाएगा कि उनके 11 कर्तव्य हैं। लेकिन आपको यहाँ पे केवल और केवल 11वें उसकी कर्तव्य की बात करनी है, सिर्फ और सिर्फ 11th जो ड्यूटी है। तो इसलिए 11वां वहाँ लिखना मत भूलिएगा। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने गलती की थी, तो आप इस चीज़ को, गलती को मत दोहराइएगा। आगे देखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज वर फर्स्ट एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट in 1976 on the recommendation of the Swर्ण Singh Committee. They all were taken from the Constitution of Russia. अब यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, आप पहली 3 जो लाइंस हैं वो देखिए, पूरा का पूरा एक सेंटेंस है। और यहाँ पर स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं कि जब बहुत लंबा सेंटेंस होता है, ठीक है ना, तो उसका हिंदी अनुवाद करते करते चीज़ें मिक्सअप हो जाती हैं। जो चीज़ आगे आनी हो वो पीछे हो जाती है, पीछे वाली चीज़ आगे आ जाती है। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देखिए, जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज वो फर्स्ट एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1976 ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ स्वर्ण सिंह कमिटी। अब देखिए, अब यहाँ पे जो सबसे लास्ट में था वो सबसे पहले आया, देखिए हिंदी अनुवाद में। तो इसलिए इन चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना है कि बहुत सारी चीज़ें पहले आ जाती है, बाद में आ जाती है। इंग्लिश और मतलब हिंदी में यही डिफरेंस होता है। तो स्वर्ण सिंह समिति, और यहाँ पर देखिए एक और चीज़, कुछ स्टूडेंट्स इसको लिखते हैं स्वरण। स्वरण मतलब कि वो ऐसे लिखेंगे स्वर्ण, तो वो चीज़ फिर गलत हो जाती है, स्वरण नहीं होगा। यहाँ पे स्वर्ण सिंह समिति, समिति की भी वर्तनी याद कर लीजिएगा। तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर 1976 में 42वें संविधान, अब देखिए 42 मैंने एज इट इज लिखा था, लेकिन उसके साथ वे लिखना नहीं भूली,
क्योंकि वे वहाँ ये जो चीज़ें होती हैं इनसे पता चलता है कि हम स्पेसिफिक एक चीज़ की बात कर रहे हैं, इतनी सारी संख्याओं की नहीं। तो इसको लगाना कभी मत भूलिएगा। तो 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को पहली बार भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। वे सभी रूस के संविधान से लिए गए थे कि दे ऑल वर टेकन, तो वे सभी रूस के संविधान से लिए गए थे। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि जब इतना लंबा सेंटेंस हो उसको अनुवाद मतलब उसका कैसे करना है और किस प्रकार से। हो सकता है कि जो एंड में चीज़ें हैं वो बिल्कुल स्टार्टिंग में आ जाए, इसकी भांति। आगे देखिए, अब ये तो था आपका होमवर्क जो आपको करके आना चाहिए था, जो आपने नहीं किया। गलत बात है ये, जब तक अभ्यास नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा। अब हम एक और पैसेज करते हैं, छोटा सा पैसेज, लेकिन आज आपके लिए मैं फिर होमवर्क लाई हूं। प्लीज और प्लीज कोशिश कीजिए कि इसको नीचे कमेंट बॉक्स में इसका अनुवाद करके लिखिए। और जरूरी थोड़ी ना कि आज के आज ही करना है, आप 2 दिन बाद कीजिए, 3 दिन बाद कीजिए, ठीक है ना। वैसे तो 2 दिन बाद बल्कि एक ही दिन बाद हम आपके लिए एक और अनुवाद का वीडियो ले आएंगे, तो कोशिश कीजिए कि उससे पहले पहले आप ये कर दें। तो चलिए देखिए, अब हु डजंट नो आर्यभट्टा। आर्यभट्टा वॉज अ ग्रेट मैथमेटिशियन ऑफ एंशियंट टाइम्स. His date of birth is clearly mentioned in the Aryabhatiya book, which was written by Aryabhatta himself, but there is a dispute about his birthplace. अब ये तो आपके सामने है। अब यहाँ पे अंतर क्या आता है, अंग्रेजी में आप देखते हैं लिखा जाता है आर्यभट्टा। क्या आप हिंदी में भी ऐसे ही लिखेंगे? बिल्कुल नहीं। और जैसे पहले है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो आपको हिंदी अनुवाद में भी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ही डालना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे होते हैं आपके एक्सक्लेमेटरी साइंस होते हैं, जिसे हम हिंदी में विस्मय आदि बोधक चिन्ह कहते हैं, कॉमा होता है, क्वेश्चन मार्क्स होते हैं। चलिए, कॉमा तो मैंने ये मान लिया कि हिंदी और अंग्रेजी में जैसे वाक्य बदलता रहता है कि कुछ चीज़ें आगे जाती हैं कुछ पीछे, तो कॉमा तो फिर भी चलता है कि इसे आप हटा दीजिए। लेकिन जहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, जहाँ पे ये विस्मय आदि बोधक चिन्ह है, पूर्ण विराम है, फुल स्टॉप है, उनको आपको इग्नोर नहीं करना है। तो जरा देखिए, हु डजंट नो आर्यभट्टा, कि आर्यभट्ट को कौन नहीं जानता। और आर्यभट्ट की वर्तनी भी याद रखिएगा, आर्यभट्ट, आर्यभट्ट, तो ट 2 बार आएगा इस प्रकार से, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ये देखिए, आर्यभट्ट को कौन नहीं जानता, प्रश्नवाचक चिन्ह। वे प्राचीन काल के एक महान गणितज्ञ थे। गणितज्ञ, ये जो होता है मैथमेटिशियन, उसको हिंदी में कहा जाता है गणितज्ञ ऑफ एंशियंट टाइम्स, ठीक है ना। और ये देखिए आर्यभट्ट की स्पेलिंग्स यहाँ पर, लेकिन जैसे कि वे प्राचीन काल के एक महान गणितज्ञ थे। फिर हिज डेट ऑफ बर्थ इज क्लियरली मेंशन्ड इन द आर्यभट्टिया बुक। अब आर्यभट्टिया, ठीक है ना, ये देखिए आपने कैसे लिखा है, आर्यभट्टिय, य आएगा यहाँ पे, या नहीं य। आर्यभट्टीय ग्रंथ में उनकी जन्मतिथि का स्पष्ट उल्लेख मिलता है, जिसे स्वयं आर्यभट्ट ने लिखा था, लेकिन उनके जन्म स्थान को लेकर विवाद है। अब यहाँ पे देखिए एक और चीज, जैसे डिस्प्यूट को यहाँ पे हाईलाइटेड किया हुआ है, बोल्ड लेटर्स में किया हुआ है। आपको हिंदी में वैसा नहीं करना, ना ही आपको कोई अंडरलाइन करना है, आप सिंपल लिखिए, दैट्स इट। आपको हाईलाइट नहीं करना, अंडरलाइन नहीं करना, जो चीज जैसे दी गई है आपको उसे वैसे लिखना है। बस ये जो स्पेशल इफेक्ट्स हैं इनको इग्नोर कर देना है, ठीक है। तो ये चीज आपको मतलब कि बहुत हेल्प करेगी, इसमें आपके नंबर कभी नहीं कर सकते। लेकिन फिर वही चीज, आर्यभट्ट की स्पेलिंग अंग्रेजी में आर्यभट्टा होता है, बोला भी जाता है, लेकिन हिंदी में आर्यभट्ट ही होगा केवल। उसी प्रकार जैसे आर्यभट्टिया बुक, तो लेकिन आर्यभट्टीय ग्रंथ। तो ये चीज आपकी जो है, अब पुस्तक भी लिख सकते हैं, वो भी आपकी कोई गलत नहीं मानी जाएगी। यही मैंने कहा कि कुछ कुछ चेंजेस हैं जो आप कर सकते हैं, जो कि गलत नहीं होंगे। आगे देखिए, अब he was the first to tell that the earth rotates on its axis। अब एक्सिस की आई होप कि आपको हिंदी पता हो, नहीं तो अनुवाद तो हम लेकर आए ही आए हैं। ड्यू टू हिज सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू एस्ट्रोनॉमी, इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट नेम्ड आर्यभट्टा was sent into space. He made important contributions to astronomy as well as mathematics। तो देखते हैं इसका अनुवाद कैसे होगा, लेकिन फिर वही चीज, पहले अपने एंड पर कीजिएगा, फिर हमारा उत्तर देखिएगा। अब देखने में वहां पे कितना छोटा सा लग रहा था, लेकिन हिंदी में थोड़ा बड़ा है। तो उन्होंने ही सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, धुरी अपने एक्सिस पर ही। खगोल विज्ञान, अब देखिए एस्ट्रोनॉमी को हम कहते हैं खगोल विज्ञान, तो खगोल विज्ञान में उनके महत्वपूर्ण योगदान के कारण आर्यभट्ट नामक भारत का पहला उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा गया था। उन्होंने खगोल विज्ञान के साथ साथ गणित में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया।
तो जैसे एज वेल एज यानी कि उसके साथ साथ, तो एज वेल एज, तो उन्होंने खगोल विज्ञान के साथ साथ गणित में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा आपको। उसी प्रकार देखिए अगला, he represented the value of pi in mathematics more accurately than the value represented by Archimedes। अब ये नाम है, ठीक है ना, यहां पर अब आपको देखना है कि आप इसे लिखेंगे कैसे हिंदी में, आर्किमेडिस या फिर आर्किमेडेस या फिर मतलब आप इसे क्या बोलते हैं, आर्किमिडिस। और कुछ स्टूडेंट्स को तो यही नहीं पता होता, इसे आर्ची नहीं कहते। अब कुछ स्टूडेंट्स से आर्चरी, ये जैसे आर्चरी होता है आर्करी होता है बेसिकली, लेकिन ये आर्चिमेडिस कह दें तो वहां पर भी गलती हो सकती है। तो यही कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। फिर along with this यानी कि इसके साथ साथ he also discovered the most important digit of mathematics, 0। अब यहां पर देखिए, यहां पे जो 0 है वो बिल्कुल एंड में लिखा है, लेकिन जब आप इसका हिंदी अनुवाद करेंगे कि along with this, कि इसके साथ साथ उन्होंने, ठीक है ना, गणित का सबसे महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजिट, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इंपॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट मतलब बहुत अधिक महत्वपूर्ण या बहुत महत्वपूर्ण, और मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब सबसे महत्वपूर्ण। तो केवल, बहुत और सबसे, ये तीनों चीजों में आपको अंतर पता होना चाहिए। डिग्री ऑफ कंपैरिजन भी यहां पर आ जाएगा। तो कि जैसे इसी के साथ उन्होंने गणित के सबसे महत्वपूर्ण जो है अंक शून्य की खोज की। तो यहाँ पे जो शून्य है वो बीच में आ जाएगा, और शून्य को ना आप इस प्रकार से, ये वाला जो कोमा होता है ना, सिंगल इन्वर्टेड कोमा, इसमें लिखेंगे, जिससे कि पता चले कि उस चीज को अलग हाईलाइट किया जाए। तो ये छोटी छोटी चीजें, कभी कभी चिन्ह आपको अपने एंड पर भी जोड़ने पड़ते हैं। तो देखिए एक बार, उन्होंने गणित में पाई, अब पाई को देखिए ऐसे लिखेंगे, रीजन बिहाइंड कि ये वाला जो पाई होता है ना, ये वाला पाई जिसमें बड़ी ई की मात्रा की जगह जी होता है, ये वो होता है कि जैसे तुमने तो बहुत ही बड़ी संपत्ति पाई है। ये पाई मतलब होता है कि यू हैव गॉट दैट थिंग, कि आपको कोई चीज मिली है, ठीक है ना, ये पाई वो होता है कि आपको कोई चीज मिली है। लेकिन ये वाला जो पाई है, पी आई, वो इस प्रकार से लिखा जाएगा। और फिर चिन्ह भी आप बनाएंगे कि उन्होंने गणित में पाई के मान को आर्किमेडीज द्वारा दर्शाए गए मान से अधिक सटीक रूप से दर्शाया। मोर एक्यूरेटली मतलब अधिक सटीक रूप से, कि बिल्कुल मतलब जैसे करेक्ट। इसके साथ ही उन्होंने गणित के सबसे महत्वपूर्ण अंक शून्य की भी खोज की। अब देखिए शून्य को हमने कैसे, ठीक है ना, आपका ये जो चिन्ह है अवतरण चिन्ह, उसके अंतर्गत किया। तो जरूरी नहीं कि आपको ये सबसे एंड में ही करना है, उसी के साथ साथ जैसे था यहाँ पे अलॉन्ग विद दिस, यहाँ पे अलॉन्ग विद दिस के बाद कॉमा लगाया था, फिर दूसरा वाक्य बनाया था। लेकिन हमने क्या किया, इसके साथ ही उन्होंने, तो हमने ये पूरा एक ही वाक्य बना दिया। तो ऐसा नहीं कि जो उन्होंने जहां पे कॉमा लगाया है आपको हर जगह वहीं पे लगाना है, आपको उसे अनुवाद करके हिंदी में फिर उसके अकॉर्डिंगली देखना है कि कौन कौन से विराम चिन्ह आएंगे, कहां पर कॉमा, कहां पर फुल स्टॉप, कहां पर ये वाला जैसे शून्य के आसपास हमने लगाया है, इसे अवतरण चिन्ह कहते हैं बेसिकली। तो ये कहां पर आएगा। आर्यभट्ट की कुछ लोकप्रिय पुस्तकें तंत्र, आर्यभट्ट सिद्धांत, दशगीतिका, आर्यभट्टी आदि हैं। खैर आप यहां पर यह भी कर सकते हैं कि आर्यभट्ट की कुछ लोकप्रिय पुस्तकें हैं तंत्र, आर्यभट्ट सिद्धांत, दशगीतिका, आर्यभट्टी आदि और पूर्ण विराम, आप वो भी कर सकते हैं। तो दोनों में से कोई गलत नहीं होगा, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, उस तरीके से भी। लेकिन जो कुछ कुछ चीजें जो मैं आपको बता रही थी, जैसे मैंने आपको कॉमे वाली बात बताई और यहाँ पे जीरो वाली, कि यहाँ पे बिल्कुल लास्ट में था लेकिन आपने शून्य को बीच में करके कैसे दर्शाया कि वो चीज अलग से दिखाई दे। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो आई होप कि आज हमने दो पैराग्राफ जो किए, ठीक है ना, वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और उसमें जो हमने आपको कोर पॉइंट्स बताए, ठीक है ना, छोटी छोटी चीजें, वो भी आपने नोट कर ली होंगी। चलिए जी, तो इसी के साथ आज फिर मैं आपको होमवर्क देकर जा रही हूँ। इन इंडिया women have always been underestimated. Even today there are many places where women are not considered equal to men. Because of not considered equal to men, they always lag behind, so the Indian government promoted women's empowerment. The meaning of women's empowerment is to give such power to women that they can live freely like men in society, take their own decisions and be able to get their rights. इसका अनुवाद करने के लिए आपके पास केवल और केवल 2 दिन है, क्योंकि परसों एक और पैसेज लेकर मैं आपके सामने आऊंगी। सबसे पहले आपको इसी पैराग्राफ का उत्तर बताऊंगी, फिर हम करेंगे दूसरा पैराग्राफ।
तो अब ये आपके ऊपर है कि आप इस चीज़ को कितना सीरियसली लेते हैं, अभ्यास को कितने अच्छे से करते हैं, ठीक है ना। तभी जो है आप मतलब प्रगति कर पाएंगे। गलती होती है तो होने दीजिए ना, कोई बात नहीं। जब तक आप गलती करेंगे नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपने मतलब पेपर में भी आप वो गलती कर सकते हैं। अभी कर देंगे, मैडम चेक कर लेंगे तो आपकी गलती सुधार देंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए अगर ये सेशन आपको पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इसी के साथ हम आपसे विदा भी लेते हैं, इस वादे के साथ कि बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नए पैसेज के साथ, नए ज्ञान के साथ, नए नए ट्रिक पॉइंट्स के साथ, ठीक है। तो तभी तक के लिए सभी को ऑल द वेरी बेस्ट और धन्यवाद।